है एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग जो है वो ल्यूसेंट बुक का कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। इसमें जो है हमारा पहला पार्ट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। ज्योग्राफी जो है वो हमने स्टार्ट कर दी है। ज्योग्राफी की भी जो है वो 3 से 4 वीडियो जो है वो मैं पहले बना चुकी हूँ। तो जो लोग स्टार्टिंग से रिवीजन करना चाहते हैं वो पहली वीडियो से देख लीजिएगा, और जो लोग यहीं से पढ़ना चाहते हैं तो वो यहीं से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत। पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत, है ना। तो यहाँ पे एक साइड में सिद्धांत दिए हुए हैं और एक साइड में जो है वो भूगोल वेत्ता दिए हुए हैं, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको प्लीज आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। तो पहला सिद्धांत क्या दिया हुआ है इसमें, भू संतति, है ना। पहला सिद्धांत क्या दिया हुआ है, भू संतति, है ना। और भूगोलवेत्ता कौन है इसके, कोबर। नेक्स्ट क्या है, तापीय संकुचन। क्या है, तापीय संकुचन, है ना। तो ये तापीय संकुचन जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, जेफरीज के द्वारा। भूगोलवेत्ता कौन है, जेफरीज। नेक्स्ट है महाद्वीपीय फिसलन। ये भूगोलवेत्ता कौन है इसके, डेली। और नेक्स्ट है महाद्वीपीय विस्थापन, इसके भूगोलवेत्ता कौन है, वैगनर। उसके बाद नेक्स्ट है संवहन तरंग, भूगोलवेत्ता है होम्स। और नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी, इसके भूगोलवेत्ता है जॉली। और उसके बाद नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनिक। तो प्लेट विवर्तनिक के भूगोलवेत्ता कौन है, तो इसके भूगोलवेत्ता है हैरी हैंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनिकी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो विल्सन ने 1965 में किया था। प्लेट विवर्तनिकी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो विल्सन ने 1965 में किया था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय डब्ल्यू जे मॉर्गन को दिया जाता है। क्या, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का जो वैज्ञानिक व्याख्या का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है, डब्ल्यू जे मॉर्गन को दिया जाता है। नेक्स्ट नोट, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी घाटी, जॉर्डन नदी की घाटी है। विश्व की जो सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है वो जॉर्डन नदी की घाटी है, जो लाल सागर की बेसिन से होती हुई जैम्बजी नदी तक 4800 किलोमीटर लंबी है। जो कि लाल सागर की बेसिन से होती हुई जैम्बजी नदी तक 4800 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, नेक्स्ट है अवशिष्ट पर्वत। नेक्स्ट क्या है, अवशिष्ट पर्वत। ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। जो अवशिष्ट पर्वत होते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं, ये पर्वत जो है वो चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, जैसे कि विंध्याचल एवं सतपुड़ा। विंध्याचल एवं सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियां जो कि भारत में स्थित है, सियना स्पेन में है, गैसा एवं बूटो जो कि अमेरिका में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है संचित पर्वत। संचित पर्वत कैसे होते हैं, भूपटल पर मिट्टी बालू, इनका जो भूपटल होता है इस पे क्या होता है, मिट्टी बालू कंकर पत्थर लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाला जो पर्वत है वो संचित पर्वत कहलाता है। ठीक है, रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं। रेगिस्तान में जो बालू के स्तूप बन जाते हैं ना, वो किस श्रेणी में आते हैं, वो संचित पर्वत की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा वलित पर्वत, है ना। ये पृथ्वी की आंतरिक शक्ति, ये वलित पर्वत जो है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों की धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत होते हैं। कैसे पर्वत होते हैं, ये लहरदार पर्वत होते हैं जिन पर असंख्य अपनतियां और अभिनतियां होती हैं, जिन पर असंख्य अपन अपनतनियां एवं अभिनतियां होती हैं, जैसे कि हिमालय, आल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज। ये क्या है, ये सारे के सारे वलित पर्वत है। कौन कौन से, हिमालय, आल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज, सारे के सारे वलित पर्वत हैं। वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। वलित पर्वतों के निर्माण का जो आधुनिक सिद्धांत है वो प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है वहां किसी समय में टेथिस नामक एक सागर हुआ करता था। जहां पर आज हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है वहां किसी समय में टेथिस सागर नामक विशाल भू अवनीति अथवा भू भू द्रोणी थी। दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण टेथिस सागर में बल पड़ गए और वह ऊपर उड़ गया, जिससे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का निर्माण हो गया। जिससे संसार के सबसे ऊंचे पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है। भारत का जो अरावली पर्वत है वो क्या है, विश्व के सबसे अधिक पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है। मतलब कि जो अरावली पर्वत है ना वो सबसे पुराना वलित पर्वत है ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट आबू के निकट कौन सी है, वो गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 1722 मीटर है। कुछ विद्वान अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण भी मानते हैं। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण भी मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पठार, है ना। पठार में क्या है, धरातल का विशिष्ट स्थल रूप। धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है। कुछ अधिक ऊंचाई वाला पठार है तिब्बत का पठार 16,000 फीट, बोलीविया का पठार 12,000, मतलब तिब्बत के पठार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 16,000 फीट। और बोलीविया के पठार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 12,000 फीट। और कोलंबिया का जो पठार है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो 7800 यानी 7,800 फीट है ना। पठार निम्न प्रकार के होते हैं। पठार कैसे होते हैं, पठार जो है वो इतने प्रकार के होते हैं। पहला, अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार कैसा होता है, पर्वतमालाओं के बीच में बना हुआ पठार। जो बहुत सारी पर्वतमालाएं होती हैं उनके बीच में अगर कोई पठार बना हुआ है तो उसे क्या कहेंगे, उसे अंतर पर्वतीय पठार कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है पर्वतीय पठार।
तो पर्वत तल व मैदान के बीच उठे समतल भाग, पर्वत तल एवं मैदान के बीच में जो उठा हुआ समतल भाग होता है उसे क्या कहते हैं, उसे पर्वतीय पठार कहा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट महाद्वीपीय पठार। तो महाद्वीपीय पठार क्या होता है, जब पृथ्वी के भीतर जमा लैकोलिथ भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतह पर उभर आते हैं तब ऐसे पठार बनते हैं, जैसे कि दक्षिण का पठार। तो दक्षिण का पठार जो है वो कैसा पठार है, दक्षिण का पठार जो है वो एक महाद्वीपीय पठार है। ठीक है, उसके बाद है तटीय पठार। समुद्र के तटीय भाग में जो पठार स्थित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें जो है वो तटीय पठार कहा जाता है। उसके बाद है गुंबदकार पठार। तो गुंबदकार पठार कैसा होता है, चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार, जैसे कि रामगढ़ गुंबद जो कि भारत में स्थित है ना। नेक्स्ट है उसके बाद मैदान। तो मैदान क्या है, 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहते हैं। 500 फीट की ऊंचाई से कम भूपृष्ठ वाले समतल भाग को मैदान कहते हैं। मैदान अनेक प्रकार के